गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी थी और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिखे थे मैं वापस उनको रिपीट कर देता हूं। प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसा मैंने बताया था जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो सारी इंटेंसिव होती है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिपेंड करती है पीएच, तो पीएच भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज जैसे ही आप किसी सिस्टम को डिवाइड करोगे, इसमें सब्सटेंस की क्वांटिटी अलग है, यहाँ सब्सटेंस की क्वांटिटी अलग है, तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। तो एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, अब एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा। मैं एक टर्म और लिख रहा हूँ एंथैल्पी। एंथैल्पी भी एक तरह से इसकी भी यूनिट वही एनर्जी की होती है, तो एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कुछ नॉन टर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आएगी, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूं, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है बहुतों को कि हीट क्या है। क्या लगता है आपको, हीट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? हीट इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? लिख सकते हो लाइव चैट पर, हीट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। वेरी गुड। कुछ कुछ सही सही आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। नॉट ए प्रॉपर्टी, गुड। सुशांत राठौड़, आशीर्वाद नायक का भी पहले स्टेटमेंट आया था। स्नेहाशीष घोष, करेक्ट। प्रियांशु, वेरी गुड। यस, हीट जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हीट एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। किसी भी सिस्टम के अंदर हीट नहीं होती है, ना सिस्टम के अंदर वर्क होता है। तो हीट और वर्क ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर आप हीट और वर्क को ना तो इंटेंसिव में ना एक्सटेंसिव में कैटेगराइज कर सकते हो। तो यस, करेक्ट आंसर, हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए ना तो हम इसे इंटेंसिव कहेंगे ना इसे हम एक्सटेंसिव कहेंगे। उसी तरह से वर्क की भी मैं बात करूं, क्योंकि क्या ऐसा है कि इस सिस्टम के अंदर आप ये बोलोगे इसमें इतनी हीट है, नहीं, इसमें हीट नहीं है, इसीलिए हीट को ना तो हम इंटेंसिव कहते हैं ना एक्सटेंसिव। तो हीट और वर्क को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। नाउ
यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है रिगार्डिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो अब हम लिख रहे हैं वन बाय वन करके। अगर हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को नोटिस करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मास जो है वो एक्सटेंसिव है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो है इंटेंसिव। डिफरेंस क्या है दोनों में? मास पर मोल, मास पर मोल जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी पर मोल का जो मास है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसी तरह से बात करें अगर हम कंसंट या वो डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि मोल्स जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों में डिफरेंस, या मास वापस से ले लेता हूँ, सॉरी, मास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास और डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम करते ही वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंटेंसिव। मास पर यूनिट मोल्स करते ही वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंटेंसिव हो गई। मतलब ये कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल या पर यूनिट ग्राम इस तरह से डिफाइन कर देते हो तो वो प्रॉपर्टी जो है वो
आपसे कहा था जब भी हम बात करेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव की, तो जो चेंज हम कर रहे हैं मास में, वो मास में चेंज हमेशा कंटेनर को डिवाइड करके ही करना है। इस तरह से हम कंटेनर में कोई सब्सटेंस डाल के या बाहर निकाल के कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर मास बात हो रही है तो हमें यहाँ पर कंटेनर को डिवाइड करके ही सब कुछ सोचना है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको माइंड में नहीं लाना है, इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट को सबसे बाद में आपको लिखवाया, ताकि पहले हमें क्लियर हो जाए कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को सोचते कैसे हैं, तरीका क्या उनका सोचने का। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, बट इस स्टेटमेंट में आपको हमेशा ये याद रखना है कि मास को जो चेंज करने का तरीका है वो इस तरह से नहीं कि हम कंटेनर में कुछ और ऐड कर रहे हैं। मास को जो चेंज करने का तरीका है वो इस तरह से डिवाइड करके करना है, राइट। तो यहां पर जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि हमेशा आपको याद रहे। लिखिए, मास कैन बी चेंज्ड बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम ओनली। Mass can be changed by division of the system only। मास जो हम चेंज कर रहे हैं वो सिस्टम को डिवाइड करके ही कर रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे पूछूं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, तो पहले आपके माइंड में जो डेफिनेशन आनी चाहिए वो वही आनी चाहिए, डिवीजन वाली, कि अगर हम किसी भी कंटेनर को डिवाइड कर रहे हैं तो जिन प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है वो इंटेंसिव और जिनमें चेंज हो जाता है वो एक्सटेंसिव। ये स्टेटमेंट जो है ये सबसे लास्ट में आपको बोलना है कि मास डिपेंडेंट या मास इंडिपेंडेंट। और जब भी आप ये बोलो, फिर से मैं कह रहा हूं कि कैसे डिवाइड कर, यानी मास कैसे चेंज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यस, ये कह सकते हो प्रगुण पांडे, यानी हमेशा जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसमें कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज होगा, ठीक है। तो ये तरीका है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये दो टर्म्स जो हमने यहां पर डिफाइन की, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दो जेईई में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है, लेकिन इस चैप्टर में अब इन टर्म्स का कहीं कोई यूज नहीं आएगा। तो इसीलिए इनकी इस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सीक्वेंस में था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इन पर जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ हम एक, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो ये था पहला तरीका, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब हम आ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पर, प्रॉपर्टीज को ही हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और अब हम आ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पर। और ये सेकंड क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के लिए बहुत यूजफुल है, और वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्नेहाशीष कोर्स, मैंने क्या कहा है, अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव सोच रहे हो तो सीधा सीधा कंटेनर को डिवाइड करके ही हम चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी कुछ भी नहीं पता है, कंटेनर रखा हुआ है, रखे हुए कंटेनर को हमने चेंज कर दिया, उसके अलावा उसमें और कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये टर्म्स आई थिंक थोड़े बहुत फेमिलियर हो आप सभी। तो वापस से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि क्या होते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, ए फंक्शन और वेरिएबल
जस्ट अ मिनट। whose value, a function or variable whose value depends only on फाइनल स्टेट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए सिस्टम and is independent of initial state and path used and is independent of initial state as well as and is independent of initial state as well as path used to achieve initial state। मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं। वैसे बहुतों के माइंड में जो डेफिनेशन होती है वो भी मैं क्लियर कर दूं। बहुतों को ऐसा लगता है कि जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहां पर जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उसमें मैंने कहा कि डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, इनिशियल पर भी डिपेंड नहीं करता है और पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता है। कैसे, इसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पहले इनको समझते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा एड्रेस जो होता है ना, हमारा एड्रेस जो होता है वो उसके थ्रू हम किसी को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मेरा एड्रेस ये है, तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी का एड्रेस। उसी तरह से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके थ्रू भी आप किसी को डिफाइन कर सकते हो कि इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ऐसा है, इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ऐसा है, तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। नाउ अब हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि ये जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। कैसे, बहुत आसानी से आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो खैर अभी राइट नाउ क्लास वाला माहौल तो नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे शायद लगता है मेरे एग्जाम्पल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो जनरली मैं लेता हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सपोज करिए, यूँ मान सकते हो आप, अभी तो आप सभी अलग अलग जगह पर ही हो, घर पर। हाँ, अगर हम इमेजिन करें कुछ दिनों के बाद, जो कि बहुत जल्दी होगा, हम वापस से क्लास में आ गए, आप सभी लोग क्लास में
फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। तो जो चेंज इन लेटीट्यूड है यानी चेंज इन स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अब T जो है ये टेम्परेचर है, T टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, और डेल्टा T की अगर मैं बात करूं, क्या ये भी टेम्परेचर बोलोगे इसे? नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा T को क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट फंक्शन, इसे स्टेट फंक्शन नहीं बोलोगे। T स्टेट फंक्शन है, डेल्टा T जो है वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है। अब यहां पर स्टेट फंक्शन मैं लिख देता हूं और ये चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन। अब जहां तक हम बात करें टेम्परेचर T, ये केवल किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल स्टेट पर। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर 300 से 500 केल्विन जा रहा है तो 200 का चेंज होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। लेकिन चाहे टेम्परेचर हो चाहे डेल्टा T हो, यानी स्टेट फंक्शन हो या चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट। तो यहां पर एक और लिख लेना, पाथ इंडिपेंडेंट और ये भी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे माइंड में क्या आता है, जो भी पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होता है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ऐसा नहीं कि हर एक टर्म को आप या तो इन दोनों में से किसी एक में कैटेगराइज कर पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की है, बट ऐसा नहीं कि हर एक टर्म या तो स्टेट फंक्शन होगी नहीं तो पाथ फंक्शन होगी, या पाथ फंक्शन नहीं है तो वो स्टेट फंक्शन होगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ना पाथ फंक्शन हो ना स्टेट फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो क्या, तो डेल्टा T, डेल्टा T की अगर मैं बात करूं तो यस, ये इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये पाथ के भी इंडिपेंडेंट है, ये पाथ के भी इंडिपेंडेंट है, तो ये पाथ फंक्शन भी नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना। बहुत बार क्या होता है, जैसे ही कोई बोलता है ये पाथ इंडिपेंडेंट तो खट से हम जंप कर जाते हैं कि हाँ सर फिर तो ये स्टेट फंक्शन होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। आप इसे यूं कह दीजिए कि हाँ जो पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है या वो चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। यानी जो पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है या वो चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। तो ये याद रखना। एक चाहे लाइन, तो एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, ए पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, ए पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन may be a state function, may be a state function or change in state function।
इतने आसान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कोई एग्जांपल लेके नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हमें इंटीग्रेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कोई एग्जांपल अभी नहीं लेना है, बस इसको ऐसे ध्यान रखना है, चेंज इन लेटीट्यूड फ्रॉम कोटा टू जयपुर, ये जो चेंज होगा वो हमेशा लेटीट्यूड एट जयपुर माइनस लेटीट्यूड एट कोटा के इक्वल होगा अगर फाई जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो बस आपको एक कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा फील आया उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है आपको, बट फिर भी आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं। जैसे लेट से मैं आपसे कह देता हूँ कि फाई एक फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये कोई फंक्शन है। और अब हमें प्रूव करना है कि ये जो फाई है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैंने फाई की वैल्यू निकाली, फाई एट 3, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 16, फाई एट 2 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 6 10 और 10 आई थिंक यही होगी। तो फाई 3 माइनस फाई 2 इक्वल्स टू कुछ 8, इस तरह से ये राइट हैंड साइड आ गई। अब आप क्या करोगे, इस फाई को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके डी फाई की वैल्यू निकालोगे, उसे यहाँ पुट करके फिर इसे 2 से 3 तक इंटीग्रेट कर लोगे, वो आपकी LHS हो जाएगी। और LHS को किससे कंपेयर करना होगा, RHS से। और अभी आप करके देखोगे तो राइट नाउ ये LHS जो है RHS के बराबर आएगी, क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। तो इसलिए वो कोई सा भी सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन लोगे तो वो ऐसा ही होगा। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट, साइक्लिक इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन फाई ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस। मतलब अगर मैं यहाँ कोटा से निकलता हूँ, घूम फिर के वापस कोटा आ जाता हूँ, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी लॉकडाउन में, बट इमेजिन करो मैं घूम फिर के वापस से कोटा आ गया, तो चेंज इन लेटीट्यूड जो होगा, चेंज इन लेटीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि घूम फिर के मैं वापस कोटा आ गया। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि वो चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो हमेशा ही 0 होगा ओवर ए साइक्लिक पाथ अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है। तो ये सेकंड कंडीशन है। वैसे ऐसा नहीं कि ये इंडिपेंडेंटली इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा, और ये कंडीशन होल्ड करी तो ये भी होल्ड करेगी, आप ये कह सकते हो, या ये होल्ड कर रही तो ये भी होल्ड करेगी। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इनमें से कोई एक। थर्ड एक और कंडीशन है, ये जो थर्ड कंडीशन है ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो इन दोनों से ज़्यादा आसान है, इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम लिख रहे हैं, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए स्टेट फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई Euler's reciprocity theorem। यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है वो देखते हैं। तो लेट्स से ये कोई फाई फंक्शन है x और y का, दो वेरिएबल का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वेरिएबल का फंक्शन तो सारे स्टेट फंक्शन ही होते हैं, तो कम से कम वेरिएबल 2 या उससे ज़्यादा होने ही चाहिए। और हमें चेक करना है कि क्या ये फाई जो है वो एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, हमें इस फाई को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये जो डेल का साइन है इसे हम ऐसे बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, मतलब हमने y को कांस्टेंट रखा हुआ है और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन